द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ गाजियाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं समीर गुप्ता जी और दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं सुनील शरण जी। और आज हम इंडिया के इलेक्शंस पे बात करना चाह रहे हैं। समीर जी, क्या बड़ी बड़ी सरप्राइजेस थी इस इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी वाज होपिंग फॉर मोर देन 400 सीट्स, तो वो 250 भी नहीं ले सके। तो व्हाट वेंट रॉन्ग फ्रॉम बीजेपीज पर्सपेक्टिव? शकील जी, ऑब्वियसली हमारे साथ सुनील जी हैं, वो उनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज है मुझसे इस बारे में। पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम जब भी इंडिया के बारे में बात करते हैं ना, तो कभी भी ब्लैक एंड वाइट आंसर्स नहीं होते। तो ये जो इलेक्शन में जो भी हुआ उसके लिए भी हमारे पास कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर्स नहीं है। कई सारे फैक्टर्स हैं, कुछ लोकल लेवल पे हैं, कुछ नेशनल लेवल पे हैं। अगर मैं बोलूं तो दो तीन लार्ज मैक्रो लेवल पे दो तीन फैक्टर्स थे। एक तो वोट कंसोलिडेशन था बहुत सारे स्टेट्स में, जो इंडिया में पहली बार दो बार हो चुका है वोट कंसोलिडेशन। दोनों बार कांग्रेस के अगेंस्ट हुआ था 1977 में और 1989 में, और दोनों बार कांग्रेस पार्टी जो है वो लार्ज मेजोरिटी के बाद, जो उसके प्रीवियस इलेक्शन लार्ज मेजोरिटी हुई थी, उसके बाद वो हार गए थे इलेक्शन। शायद पहली बार हुआ है जिसमें, पहला इलेक्शन है जिसमें बीजेपी के अगेंस्ट टू लार्ज एक्सटेंट वोट कंसोलिडेट हो गए ज्यादातर स्टेट्स में, और दैट प्लेड आउट इन अ नंबर ऑफ स्टेट्स। दूसरी चीज, कुछ एंटी इनकम्बेंसी हुआ जो एक्सपेक्टेड भी है। मोदी इंडिया के सिर्फ दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 3 लगातार इलेक्शंस में जीत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1951 से 61 तक। तो कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी था। और तीसरी चीज ये हुई कि बीजेपी जो है, जो पहले रूरल वोट्स ज्यादा मिले थे बीजेपी को मुकाबले अर्बन वोट्स के, इस बार स्विच हो गया। इस बार अर्बन वोट्स मिले लेकिन रूरल वोट्स कुछ चले गए बीजेपी के। तो अगर मोटा माटी देखी जाए तो वोट शेयर तो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पिछले इलेक्शन में था, लेकिन ये 3 कारण थे जिसकी वजह से उनकी जो वोट्स की टाली थी वो 303 से लेकर और 240 तक आ गई। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? मेरा जो इम्प्रेशन है वो अलग है। फर्स्टली, दिस इज अ क्रशिंग डिफीट फॉर मिस्टर मोदी. He should resign and sit in the opposition, or personally he should retire and take sannyas. But वो इतने arrogant आदमी हैं कि इतनी बुरी शिकस्त पाकर भी वो अभी भी दिखाना चाह रहे हैं कि वो तीसरी बारी जीते हैं। वो तीसरी बारी नहीं जीते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 10 साल जो भी प्रोग्राम किए हैं, इन्होंने कॉमन मैन को बिल्कुल इग्नोर किया है। आज भी मैं बात कर रहा था अपने बैंक मैनेजर से, और फोन के बारे में हो रही थी, फोन से पेमेंट की। तो मैंने कहा जी मैं फोन से पेमेंट कभी करता नहीं हूँ। इन्होंने डिजिटाइजेशन से इन्होंने सारा अपना बेड़ा पार करा दिया है। ये इन सारी फैंसी चीज़ों में लगे रहे हैं, G20 एंड ये राफाल एयरक्राफ्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। ये 70 करोड़ 70 करोड़ जो लोग बेरोजगार हैं। एंड बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन वाज प्रियंका गांधी. प्रियंका गांधी इज अ श्योर शॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वन डे. वो जैसे बोलती है स्पीचेस, कोई भी इंडिया में उसके पास nobody is close to coming to her in delivering the message and in giving speeches. जैसे उन्होंने स्पीचेस दी हैं, और 2 पॉइंट पे उन्होंने स्ट्रेस किया है, एक बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। एंड ये बीजेपी का पास एक भी आंसर नहीं था। एक बारी भी बीजेपी वालों ने काउंटर नहीं किया प्रियंका गांधी को कि बेरोजगारी नहीं हो रही है, महंगाई नहीं हो रही है। ये तो अपना बेवकूफ बना रहे हैं बीजेपी वाले कि ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इनके 2 एलाइज हैं अभी के लिए। एक है चंद्रबाबू नायडू फ्रॉम आंध्र प्रदेश। वो असेंबली इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शंस भी जीत गए हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है
5% सीट्स रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स। बीजेपी तो हेट करती है मुस्लिम्स को, बीजेपी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लूज करती मुस्लिम बैशिंग के लिए। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, तो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपना प्रॉमिस किया 5% मुस्लिम आरक्षण, तो ये कैसे कर पाएंगे? सिमिलरली जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार के हैं, उनका बहुत बड़ा वोट बैंक मुसलमान वोट बैंक है। तो ये जो तीन ट्रॉयका जो कहते हैं, ट्रॉयका तीन घोड़ों की गाड़ी जो है, नायडू, नीतीश कुमार और बीजेपी, ये तो चल ही नहीं सकती है। ये इनके लिए अच्छा होता मिस्टर मोदी के लिए, ये ऑपोजिशन में बैठते, इंडिया अलायंस को आने देते, वो अपना बेवकूफ बनाते with the number of players that they have, then elections would have been called and BJP might have come back to power again. But Mr. Modi तो जैसे कहते हैं शहंशाह, और आज जूते he is licking the feet of नीतीश कुमार and चंद्रबाबू नायडू। बट वो आदमी ऐसा है, उसके बस का नहीं है कोalition चलाना। उसने हमेशा गुजरात से आज तक he has been one man show, और जो भी आया है उनके पास उसको खा गए हैं। अच्छा सुनील जी, whether you like it or not, but BJP has got the maximum number of seats more than any other party. तो क्या ये उनका डेमोक्रेटिक राइट नहीं है कि फर्स्ट जो राइट है, इनविटेशन है, उनको दी जाए कि आप गवर्नमेंट बनाएं? वो अगर नहीं बना सकते गवर्नमेंट, तो फिर दूसरी बड़ी पार्टी को चांस दिया जाए। नहीं सर, ये इसका प्रेसिडेंट है। द सेम इलेक्शन 1989 that Samir Saab referred to, Rajiv Gandhi got 191 seats from 400 plus seats, and Rajiv Gandhi was the single largest party. He could have formed the government in coalition with the other parties, but he refused. He went to the president Venkat Raman, who was the president at that time. He went to Rashtrapati Bhavan and he said कि मैं नहीं गवर्नमेंट बनाने का दावा करता हूँ। Same thing Narasimha Rao also did in 1996. नरसिम्हा राव की कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी, बट नरसिम्हा राव ने दावा नहीं किया सीट बनाने का। ये ठीक है, राष्ट्रपति को is duty bound to call for the largest pre-poll alliance, उसमें कोई शक नहीं है, but 240 seats is a disgrace, and 240 सीट्स के साथ ये नीतीश कुमार एंड वो जो नायडू है उसके साथ भी नहीं इनकी पूरी होगी 272 सीट्स। इनको चिराग पासवान, एक और है रामविलास पासवान का बेटा, उसकी भी एक सीट है। ऐसे करते करते इनको एक आध सीट इधर एक आध सीट उधर इनको लेनी पड़ेगी। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू इंडियन डेमोक्रेसी, बिकॉज हमारे 10 साल हमने एक डेमोगोग, एक मुस्लिम बैशर, जिसने हमारी संविधान के साथ तो ट्विडल किया, सीएए किया, जिसने आर्टिकल 370 किया और कुछ नहीं किया, सारा हिंदुत्व का एजेंडा इसने पूरा किया है। ये भूल गया कि 70 करोड़ लोग, 70 करोड़ इज हाफ इंडियाज पॉपुलेशन और बेरोजगार। महंगाई, आप कहते हो पाकिस्तान में महंगाई है, यहाँ पर महंगाई आप देखो जरा इंडिया में क्या महंगाई है। ये अपने आप को अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं। हमारा 7% ग्रोथ रहा है, 8% ग्रोथ रहा है, इनका कोई ग्रोथ नहीं रहा है। These are all manufactured figures, and even if they're true, it is jobless growth. There has been no increase in job creation, and Mr. Modi has made the people believe that he is the greatest leader in the world. He is a शहंशाह। उनकी शक्ल जैसे किम जोंग उन होता है कोरिया में, जैसे किम जोंग उन होता है कोरिया में, उसकी शक्ल हर जगह होती है, वैसे मिस्टर मोदी की शक्ल हर जगह, हर चौराहे पे, हर किनारे पे, हर टीवी पे। हम थक गए हैं इस डिक्टेटरशिप के अंदर, और ये इंडिया के लोगों को कंग्रेचुलेशंस करना चाहिए कि डिस्पाइट इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन्होंने शुरू किया, उसमें घोटाला, इन्होंने पूरा शेयर मार्केट का भी घोटाला दिखाई दे रहा है, पूरा घोटाला। ये बीजेपी पार्टी इज द मोस्ट करप्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, एंड दे शुड, इन्होंने अपनी पार्टी, अपनी जो आइडियोलॉजिकल इनकी जो बैकबोन है, इनके जो
इनके जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, इन्होंने कहा है, जेपी नड्डा ने, अब तो हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बीजेपी अकेले चला लेंगे। जो इनके आइडियोलॉजिकल, जो जिसके जिसके थ्रू ये सारे के सारे लीडर आते हैं, ये अहंकारी, इनका अहंकार टूट गया है, स्मैश हो गया है, एंड दे आर स्टिल, इट इज वेरी गुड फॉर इंडिया दैट मिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बिकॉज 3 महीने में इनकी गवर्नमेंट टूटने वाली है। समीर जी, आप क्या कहेंगे कि इंडिया में जो ग्रोथ हुई, मैंने जो कुछ फैक्ट्स फिगर्स देखे कि पिछले 15-20 साल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी क्रेडिट जाता है डेफिनेटली उसका, कि उसमें काफ़ी इंडियंस को गुर्बत से निकाला गया, पॉवर्टी से निकाला गया, और यूएनडीपी के फिगर्स हैं कि कुछ 40-41 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला गया। तो क्या ये सारे फैक्ट फजिंग थी, क्या था, फिगर्स को फज किया गया, या इसमें कुछ हकीकत भी है? तो पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की वो बढ़ी। अगर इतने लोगों को गुर्बत से निकाला गया तो बीजेपी को कुछ तो क्रेडिट उसका मिलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी, तो देखिए, अगेन ये एक ग्रे आंसर है। बहुत कुछ जो सुनील जी ने कहा उसमें उनकी बात में वजन है। हमारे जो ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ में गरीब लोग जो है पीछे छूट रहे हैं, जिसकी वजह से, जैसे मैंने बोला कि रूरल डिस्ट्रेस है, और मतलब जो गांव है, गांव में ग्रोथ नहीं हुई है, जिसकी वजह से चाहे जो भी गवर्नमेंट मशीनरी क्लेम करे, जिसकी वजह से वोट शेयर कम हुआ है गवर्नमेंट का गांव में, बीजेपी का, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है गांव में। दूसरी चीज आपने जैसे बोला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे काम किए और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म रखा और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड किया जो भी बिल्ड किया गया मोदी जी का। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि जैसे सुनील जी ने कहा, या वो अलूड कर रहे थे इस बात के लिए कि हमें ना बड़ा मुश्किल होता है मोदी गवर्नमेंट की किसी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को विश्वास करना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है हमारे मुल्क के इतिहास में, हिस्ट्री में, इतना ज्यादा मैनिपुलेशन किसी भी सरकार ने किया, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किसी ने किया। लेकिन लेट्स गिव द क्रेडिट टू द डेविल वेयर इट इज ड्यू। कुछ चीजें हैं जो कि अच्छी की गई हैं मोदी जी द्वारा, एंड उनके कुछ स्कीम्स, उसमें बहुत कुछ हवा भी है पर कुछ सच्चाई भी है। तो अगर आप मुझसे रेट करने को कहेंगे प्योरली ऑन गवर्नेंस, मतलब मैं अगर प्योर ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली मैं मेरे हिसाब से आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। मोदी जी उनके मुकाबले नहीं स्टैंड करते हैं, लेकिन मोदी जी ने एक्सटेंड किया है, उन्होंने उस काम को किया है, और मिक्स बैग है, कई सारी चीजों में काफी अच्छा काम किया है। कई सारी स्कीम्स हैं जो ऑन द ग्राउंड लोगों को बेनिफिट भी करे, लेकिन ओवरऑल जैसे सुनील ने कहा कि जो ग्रोथ है वो जितनी हमें दिखाई गई उतनी ग्रोथ शायद नहीं है ऑन द ग्राउंड। जो गांव है, गांव में आज भी डिस्ट्रेस है, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आज 8 साल बाद भी जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, या जो कोविड का जो इफेक्ट है वो आज भी है, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन जो गांव, अगर आपको शायद याद होगा 3 साल पहले जो हिंदुस्तान के जो गांव थे वो छोड़ दिए गए थे कि आपको तो करना कीजिए। जो कोविड रिलीफ जो था वो शहरों में था, गांव में नहीं पहुंचा था। तो मिक्स बैग है, लेकिन एट द सेम टाइम कई सारे बहुत अच्छे स्कीम्स चलाए हैं मोदी ने और इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफी अच्छा काम किया है। तो मनमोहन सिंह को अगर मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा तो मोदी को शायद मैं 10 में से 6.5 नंबर, 7 नंबर जरूर दूंगा। तो वो ग्रे है, वो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बिल्कुल इधर या बिल्कुल इधर नहीं है। अच्छा सुनील जी, कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो हारे हैं इसमें। फेडरल मिनिस्टर या यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी हारी हैं, उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के वो हारे, महबूबा मुफ्ती वो भी एक्स वो हैं चीफ मिनिस्टर, और 2 ऐसे लोग जीते हैं जो इस वक्त जेल में हैं, इंजीनियर अब्दुल रशीद और एक सिख लीडर हैं अमृतपाल सिंह। तो क्या इनको हल्फ लिया न दिया जाएगा, ओथ लेंगे ये, क्या ये असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे? मेरा ख्याल है कि दोनों अभी तक फॉर्मली कन्विक्ट नहीं हुए।
They have won the Lok Sabha election. They जी have not won some municipal election. If they have defeated such titans like Mehbooba Mufti, Farooq Abdullah, Smriti Irani, Omar Abdullah, they will be sent. They will be taken to take oath, and whatever charges against them are there should be dropped. This is they are not the only people in our democracy. हमारी जो democracy है इंडिया में, जो members हैं parliament के, उसमें 1/3 के ऊपर तो charges हैं. तो वो क्यों नहीं जेल में उनको डालते हैं? ये बीजेपी इज अ कम्युनल पार्टी, और जहां पर इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, इन्होंने मुसलमानों को तंग किया है, इन्होंने और माइनॉरिटीज को भी तंग किया है, एंड ये अपने लोगों को देखते नहीं है. अमित शाह इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल इन गुजरात. ही इज कन्विक्टेड. उसको होम मिनिस्टर बना दिया. मोदी साहब के अगेंस्ट कितने केसेस चले हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए. They should, in all grace, let all the people who have won the election or lost the election in jail, they should let them out, let them practice their politics freely and fairly. But मैं बताता हूँ, जैसे स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी से अहंकारी औरत इंडिया में आपको मिलेगी नहीं. उसके जितने भी इंटरव्यू होते थे, राहुल को गाली देगी, राहुल को गाली देगी, गांधी खानदान को गाली देगी. एक बारी उसने राहुल को हरा दिया. एक वेव आई लास्ट टाइम, उसने हरा दिया. इस टाइम वो किशोरी लाल शर्मा से कैसे हार गई, जो कहती है मेरे पास विमेन पोर्टफोलियो है, चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, टेक्सटाइल पोर्टफोलियो है. मैं तो मोदी जी की लाडली हूँ. मोदी जी तो 24/7 काम करते हैं, तो हम भी 24/7 काम करते हैं. इसका बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग. अच्छा सुनील जी, जी पाकिस्तान में एक फेडरल मिनिस्टर थे रहमान मलिक, पीपल्स पार्टी के दौर में सेनेटर भी थे वो. तो उन्होंने एक दफा कहा था कि जी नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट टेररिस्ट इन साउथ एशिया. और आपको पता है कि हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने कहा था कि जी नरेंद्र मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात. डू यू एग्री विद दीज स्टेटमेंट्स? No, I have my own issues. I think these are internal questions for India to solve. India ने already अपनी आवाज दे दी है. वो क्या सोचते हैं मिस्टर मोदी के बारे में, ये सिलेक्शन इज लाउड एंड क्लियर. इसमें मिस्टर मोदी ने बहुत एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स करी हैं. घुसपैठिया आ गए और फिर मंदिर तोड़ देंगे और मस्जिद बना देंगे और हर चीज ट्राई करी है. वही अयोध्या में जहाँ पर मंदिर बना है, वहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया है और बीजेपी का कैंडिडेट हार गया है. तो ये अब मिस्टर मोदी इज हिस्ट्री. ही इज ओनली prolonging his life. He is like a fish out of water. और वो उछल रहे हैं. अगर वो सरकार बनाते हैं, ये एनडीए की सरकार बनाते हैं, मैं आपको कहता हूँ ये 3 महीने सरकार नहीं चलने वाली. एंड दिस इज द बिगेस्ट बून वो देंगे इंडिया सरकार को, बिकॉज फिर इंडिया सरकार की चांस आएगी. और इनमें जी समीर जी, सुनील जी, मैं लेट मी आंसर द क्वेश्चन. तो शकील जी, मैं अगर जो उन्होंने कहा वो अगर मैं अकेले देखूं तो उनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई है, कुछ हद तक. लेकिन आप मुझे साउथ एशिया में एक मेजर पॉलिटिशियन दिखा दीजिए जिसने मेजर क्राइम्स नहीं कमिट किए हैं. मुझे तो नहीं दिखाई देते. एंड आई एम नॉट इन एनी वे कंडोनिंग व्हाट मोदी हैज डन. व्हाट मोदी हैज डन इज टेरिबल. जैसे सुनील ने बोला कि वो एंटी मुस्लिम, वो उनका डिफॉल्ट है. मतलब इस इलेक्शन में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा जो कि बिल्कुल कहीं से कहीं तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहीं से कहीं तक वो डेकोरम नहीं है. मोदी जी ने काफी क्रूड चीजें कही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. और जो उन्होंने गोधरा के बाद जो राइट्स हुए, उसको उनका जो हाथ है वो हम सबको पता है. लेकिन मैं इसे एक पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ. देखिए, जो पोस्ट गोधरा हुआ उसका एक प्रेसिडेंट था 1984 में, राइट.
पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान के अगर पॉलिटिशियंस चीज बोलते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं जो उनके माइनॉरिटीज के साथ हुई हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे सुनील ने बोला कि वो एक चीज है जो कि हम इंडिया में डील कर रहे हैं, और मतलब मैं जिस वक्त पहला इलेक्शन था 2014 का, तो मैं इतना डरा हुआ था इस चीज को लेके, मैं बड़ा अंदर से गुस्सा था कि मेरे मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और मैं एक बार अपने फादर से बात कर रहा था, मैं कह रहा पापा मैं तो पता नहीं क्या करना चाहिए, मुझे स्ट्रीट पे उतर जाना चाहिए अपने बिजनेस बंद करके, और टू अपोज मोदी। बड़ा गुस्सा बड़ा गुस्सा है मेरे मन में भी जो मोदी ने किया गोधरा को लेके। उससे पहले मैं एक कट्टर बीजेपी का सपोर्टर था गोधरा से पहले। लेकिन हमें ना हर चीज बैलेंस में लेनी पड़ती है। जो रहमान मलिक जी ने कहा वो सही भी है, लेकिन वो अकेले मोदी उसके लिए गिल्टी नहीं है। उसके लिए अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हम बड़े इज्जत के साथ दोनों मुल्कों में जिनके बारे में बात करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल थे नेली मैसेकर के। उन्होंने बड़ी भड़काऊ स्पीच दी थी, ठीक है। तो हम पूरा कांग्रेस लीडरशिप जो है दैट शुड बी अशेम्ड ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1984, और उससे अभी वो लोगों को नहीं प्रोसिक्यूट किया गया। पाकिस्तान में भी है। तो हाँ, मोदी इज गिल्टी, एंड एट द सेम टाइम ही इज नॉट द ओनली वन हु इज गिल्टी। एज अ रेस, एज अ पीपल, हमारे बहुत सारे हम अपने आप को बहुत ही शरीफ मान के चलते हैं, चाहे वो इंडिया वाले हैं चाहे पाकिस्तान वाले हैं। और हम लोगों ने जो किए हैं, चाहे वो हैदराबाद में हम चाहे वो पुलिस एक्शन बोलते हैं, चाहे वो कश्मीर में जो हुआ है, या तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंडर हुआ है, या जो पाकिस्तान में हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें जिनके लिए हमें बहुत शर्मनाक बहुत सारी चीजें हुई है हमारे मुल्क में। अच्छा सुनील जी, ये बताइएगा कि अवैसी साहब जीते हैं और बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। उनके खिलाफ जो खातून इलेक्शन लड़ रही थी, लट्ठा जी, वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैंने खवातीन के साथ बड़ा काम किया है, और अवैसी साहब ने हैदराबाद को बड़ा बैकवर्ड रखा है, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर वो इतने बड़े मार्जिन से कैसे जीत गए? देखिए, बीजेपी की आदत है, एक मिनट सुन लीजिए, बीजेपी की आदत है कोई भी मुसलमान नेता है उसके खिलाफ ये सब लांछन लगाने की। उनके देखिए वो आइडियोलॉजिकली कम्युनल है, तो वो बोलते हैं ओवैसी क्या, ओवैसी शरीफ है, सब कुछ सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी ने कम्युनल वो दिए हैं, स्पीचेस दिए हैं। ओवैसी रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या फर्क है ओवैसी की पॉलिटिक्स में या बीजेपी पॉलिटिक्स में? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है। मेरे हिसाब से तो इट्स लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। और वो इलेक्शन में गंदे बातें तो वो खैर पॉलिटिक्स का हमारे पार्ट हो गया। जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया ओवैसी को, उस तरीके से ओवैसी नहीं है। बिल्कुल रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो वैसे ही खेलते हैं जैसे बाकी की सारी पार्टीज भी खेलती आ रही हैं। उनकी नाम, बहुत से लोग ये कहेंगे कि उनकी पार्टी का तो नाम भी कम्युनल है, तो बीजेपी का नाम कम से कम कम्युनल नहीं है। सुनील जी आप कैसे देखते हैं इसको? सर मैं ऐसे देखता हूँ कि ये हमारी डिफेक्ट है सेक्युलरिज्म की, इंडिया के सेक्युलरिज्म की, कि जो बड़ी पार्टी होती है, कांग्रेस होती है, बीजेपी होती है, जो मेजॉरिटी हिंदू पार्टी होती है, आप समझिए, उनको तो सेक्युलर कहना पड़ता है अपने आप को। मगर जो स्मॉलर पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई और AIM ऑफ ओवैसी हो गई, दे कैन फ्रीली propound a communal agenda, एंड वो दुनिया को ओवैसी साहब दुनिया को सब इंटरव्यूज में ये दिखाते हैं कि हम तो बड़े सेक्युलर हैं और ये बीजेपी बड़ी कम्युनल है। तो दिस इज द फिशर इन आवर कंट्री कि एक जो मेजॉरिटी है उसको बताया जाता है कि तुम सेक्युलर रहो, और जो माइनॉरिटीज हैं, अकाली दल हो गई आपकी सितारों की पार्टी, और भी पार्टीज हैं जो फेथ बेस्ड पार्टीज हैं, या फेथ बेस्ड या रिलीजन बेस्ड पार्टीज, और वही पार्टीज फिर लेक्चर करती हैं जो बड़ी पार्टीज हैं कि देखो तुम तो कम्युनल बन रहे हो और हम कितने सेक्युलर हैं।
ओवैसी साहब की विक्ट्री इज क्लियरली कम्युनल. He has a very strong base, Muslim base. 40% of Hyderabad is Muslim. उन्होंने कुछ काम किया है, कोई एजुकेशन वगैरह इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है. बट लता जी हिंदू होकर वो कैसे ओवैसी साहब को डिफीट करेंगे हैदराबाद? बिकॉज मुस्लिम्स, स्पेशली देयर इज अ मुस्लिम कैंडिडेट, दे वोट इन अ ब्लॉक. एंड कोई बात नहीं कर रहा है, इंडिया में भी कोई बात नहीं कर रहा है. बट जो शिकस्त मोदी साहब ने खाई है, उसमें मुस्लिम्स का क्या रोल है जी? क्या रोल है यूपी में? अच्छा सुनील, आपने बहुत बढ़िया बात करी. शकील, शकील जी, आई वांट टू जस्ट टेक ऑन फ्रॉम जो सुनील जी ने कहा. जो एक चीज अभी तक किसी ने बात नहीं करी, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है, उन्होंने उनका वोट शेयर कम हुआ है, लेकिन जो मतलब एकदम पलटी खा गया. एनडीए 80 में से 80 थे 2019 में, और अब जो है वो 44 तो समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को मिल गई. और वो कैसे मिली? क्योंकि मायावती के जो वोट शेयर है वो 19% 9% रह गई. ठीक है, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे दे डिजर्टेड और ऑन मास एंड दे वोटेड, एंड जो वोट कंसोलिडेशन हुआ वो दोनों चीजें मिलकर, और समाजवादी पार्टी ने तो अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए. उनके आज तक कभी इतने सीट्स नहीं आए. तो देखिए, वो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है इंडिया में. हम चाहे कुछ भी प्रिटेंड करें कि, लेकिन उसका अगर आप देखें तो उनको डराया भी तो गया ना. अब आप एक चीज देखो, जो मोदी के स्पीचेस हैं, ठीक है, जो जिस तरीके से मोदी ने डिमोनाइज किया मुसलमानों को, उसके, और मोदी पर्सनली नहीं करते. देखिए इसमें क्या होता है कि डॉग विसल्स होती हैं, ठीक है, कि या उनके जो आईटी सेल हैं बीजेपी के, वो जिस तरीके से काम करते हैं, वो जिस तरीके से इनडायरेक्टली कंटेंट बनाते हैं और लोगों में जहर बांटते हैं, ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ. तो ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि मुसलमान जो है वो डर के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे. और ये आज से नहीं हुए, ये मुसलमान इकट्ठे हुए हैं जब से मेरे ख्याल से नेहरू के टाइम के बाद के. नेहरू के टाइम में इतना कंसोलिडेशन नहीं था मुसलमानों का, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसोलिडेशन हुआ है. आई थिंक जवाहरलाल नेहरू वाज प्रोबब्ली द ओनली, एंड ही हैड मेनी फ्लॉज, जवाहरलाल नेहरू. लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक हमारे अकेले जेन्युइन पॉलिटिशियन थे जो कि सारे मजहबों को साथ में लेके चलते थे. और जब से ही इज गॉन तो कंसोलिडेशन हो गया है. इट्स एन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. लेकिन समीर जी, ये भी सुनने में आता है ना कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आप रिलीजन के नाम पे वोट नहीं ले सकते. और एक दफा जो है शिवसेना के जो लीडर थे बाल ठाकरे, उनको वोट देने से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था कुछ साल के लिए इलेक्शन कमीशन ने. सर, दो चीजें. पहली बात तो रूल इंप्लीमेंट करने वाला कौन है? अगर वो बीजेपी वाले ही हैं इंप्लीमेंट करने वाले, तो अपने कान तो पकड़ेंगे नहीं. दूसरी चीज, उन लोगों स्मार्ट है, उनको पता है कि क्या कहना है, हद में रह के क्या कह सकते हो, ठीक है. और उनको अपने गंदगी खुद नहीं करनी है, उनकी गंदगी करने का. और ये बाय द वे, मैं सिर्फ बीजेपी नहीं है, रिलीजन के बेसिस पे कंसोलिडेशन है या कास्ट के बेसिस पे कंसोलिडेशन है, इसको इजाद बीजेपी ने नहीं किया है. बीजेपी ने इसे परफेक्ट किया है, ठीक है. बीजेपी के आने से पहले भी मजहब के नाम पे वोट मांगे जाते थे, कंसोलिडेशन किए जाते थे. कास्ट के नाम पे वोट मांगे जाते थे और कंसोलिडेशन किए जाते थे. बीजेपी ने उसको एक नए लेवल पे लेके गए, ठीक है. और बीजेपी से इन पिछले 10 साल से पहले हमारे पास कोई इतना इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन का तरीका नहीं था सिवाय टेलीविजन और रेडियो के, ठीक है. तो पहले क्या होता था, टेलीविजन और रेडियो का इस्तेमाल करते थे गवर्नमेंट्स. आज जो है वो सोशल मीडिया के लिए, स्पेशली इनके आईटी सेल्स हैं. पर ये चीज जरूर है कि जिस लेवल की गंदगी बीजेपी के आईटी सेल वाले बांट रहे हैं, वो उस लेवल की गंदगी पहले नहीं हुई है. पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बीजेपी ने शुरू नहीं किया है, ठीक है, ये दूसरे पार्टीज करती आ रही हैं. तो हम ये नहीं बोल सकते कि यही सिर्फ एक अकेले पापी हैं. वो पाप शुरू हुआ, इन्होंने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए. Any concluding thoughts, Sunil ji? Sir, I'm very, very happy. I'm delighted at the result. I'm just waiting for Mr. Modi to form his government and fall in 2 to 3 months, make a fool of himself. And once his government falls, I hope he rids himself, वो disappear हो जाते हैं हमारी political landscape में.
उनको संन्यास लेने का बहुत शौक है। कभी वो कन्याकुमारी चले जाते हैं तमिलनाडु में, कभी वो हमारे ऊपर केदारनाथ में हमारा रिलीजियस साइट है, वहाँ चले जाते हैं। अब टाइम आ गया है मिस्टर मोदी को टू क्विट पॉलिटिक्स एंड लीव अस अलोन। हमने उनका चेहरा देख देख के हम थक गए हैं, राइट। अब कोई भी आए बट मिस्टर मोदी नहीं आए और मिस्टर जी शाह समीर नहीं जी, जी समीर जी आप क्या कहेंगे? और ये भी बताइएगा कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आप कैसे देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को, और इंडिया पाकिस्तान जी रिलेशंस की कोई बेहतरी की सूरत नजर आती है आपको? जी सो पहली चीज शकील जी, दिस इज अनचार्टेड टेरिटरी फॉर मोदी। मोदी ने ये कभी, जैसे सुनील जी ने बोला, मोदी ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है। नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो उनको कभी कोalition पर वो काम करना नहीं पड़ा। सेंटर में भी इनको क्लियर मेजॉरिटी मिली है। इनको आइडिया नहीं है और इनके पास वो टेम्परामेंट नहीं है कोalition धर्मा निभाने का, जो वाजपेयी के पास था। या जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने चला लिया, तो मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बोलते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि, या कई बार तो बीजेपी के सपोर्टर जो है वाजपेयी को भी यही बोलते हैं कि ये 1999 नहीं है। ये बहुत टफ होने वाला है। ये मोदी, अब मुझे नहीं पता, हमें से किसी को नहीं पता कि मोदी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मोदी, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल 5 साल होने वाले हैं। उनको ब्लैकमेल किया जाएगा और आज तक जिस तरीके से उन्होंने कोalition पार्टनर्स को खास इज्जत नहीं दिए, वो उनको बदलना पड़ेगा। वो नचाएंगे अपने नाच इनको और ये नाचेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि मोदी मुड़ेंगे और वो नाच नाचेंगे, क्योंकि मोदी पावर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके आइडेंटिटी के लिए, उनकी ईगो के लिए, उनका प्राइम मिनिस्टर बना रहना बहुत ज़रूरी है। वो झुकेंगे और हम एक ऐसा मोदी का चेहरा देखेंगे जो आज तक नहीं देखा हम। और हम अगर अगले 5 साल के बाद बोलते हैं तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं चाहता हूँ, मेरे ज़्यादातर दोस्त मुझे बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव है। मुझे नहीं दिखाई देता कि अगले 5 साल में हम कैसे, अनलेस कि इंडियन पॉलिटिक्स एक सिग्निफिकेंट तरीके से बदल जाएगी, हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए अच्छा, जिसको जनता पसंद करे। जिसे मैं पसंद करूं वो नहीं, जिसे सुनील जी पसंद करे वो नहीं, जिसे जनता पसंद करे। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में सब्सटेंस से ज़्यादा शोमैनशिप इंपॉर्टेंट होती है। मनमोहन सिंह इसीलिए कभी भी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, हालांकि वो हमारे मुल्क के सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे, जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा काम किया गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी, राइट। जिस तरीके से जो हम रिकॉर्ड गरीबी कम करी, या जो रिकॉर्ड बॉन्डेड लेबर कम करेगी, लेकिन मनमोहन सिंह को आज भी हम मेन स्ट्रीम में उतनी इज्जत से नहीं बात करते जितनी इज्जत से वो डिजर्व करते हैं। मनमोहन सिंह की बहुत सारी मजबूरियां थी, उस सबके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता नहीं है कि मोदी उस लेवल तक काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा, लेकिन मोदी को झुकना पड़ेगा और वो झुकेंगे और अगले 5 साल में आप मोदी का एक बिल्कुल नया रूप देखेंगे। तो क्या मोदी जी एक लेगेसी ऑफ पीस छोड़ना चाहेंगे? पाकिस्तान के साथ कोई इनिशिएटिव बिल्कुल, लेंगे? हाँ बिल्कुल शकील जी, मैं ये चीज मानता हूँ कि कहीं पे मोदी का रुख नम्र होगा, क्योंकि अभी तक जिस चीज पे उनकी ईगो टिकी हुई थी वो उनके पैरों तले निकाल दी गई है। वो अपनी लेगेसी, उनका शायद प्लान था कि ये इलेक्शन के बाद एक और नया बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर आएगा, लोग बात कर रहे थे योगी की या अमित शाह की, वो सपना खत्म हो गया। मुझे लगता नहीं है कि 2029 में बीजेपी लौट के आएगी। अगर बीजेपी लौट के आएगी तो उसके लिए बिल्कुल री इन्वेंट करना पड़ेगा मोदी को। मैं टाइम ले रहा हूँ, 1 मिनट लेना चाहता हूँ। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शन ने प्रूव कर दिया कि इंडिया में हिंदुत्व नहीं चलता है। हरियाणा में 7% मुसलमान हैं और 10 में से 5 सीट कांग्रेस जीती है, 5 बीजेपी ने जीती है, ठीक है। यूपी में भी 20% ही है मुसलमान। आप और स्टेट देखें, राजस्थान में देखें, ऐसा नहीं है।
ये एक गलत फहमी है और ये सिर्फ अपने जो कोर वोटर बेस है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे मोदी। जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, ये उनकी गलत फहमी थी। इंडिया में मुस्लिम हेट्रेड एक सर्टेन लेवल तक काम करता है, उसके आगे नहीं काम करता है। ये इलेक्शन ने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है। इंडिया में ये नहीं चलेगा। जैसे सुनील ने कहा, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि ये चीज मुझे मालूम थी, लेकिन मेरे पाकिस्तानी दोस्त मुझे बोलते थे कि नहीं, जो है मोदी इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला। सिर्फ वो एक अकेला मुद्दा नहीं था, मुद्दे दूसरे भी थे। और ये इलेक्शन से हमें क्लियर हो गया कि सिर्फ मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने से कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, ये सही नहीं है। इतने साल तक कांग्रेस ने, मोदी ने 10 साल रूल किया है, ठीक है। 6 साल वाजपेयी ने रूल किया है, बाकी के साल किसने रूल किया? वो कांग्रेस पार्टी ने रूल किया। इतने साल अगर मुसलमान के खिलाफ नफरत करने से इलेक्शन जीते जाते इंडिया में, तो अब तक जनसंघ या बीजेपी तो हमेशा जीत के आती, अभी तक क्यों नहीं जीत के आई? तो इंडिया के, आई एम होपफुल अबाउट इंडिया। It is absolutely wrong that only Muslim hatred can win you elections, and this election statistically proves that. Thank जी you so सुनील much. जी, क्या मोदी जी चाहेंगे कि पीस की लेगेसी छोड़ें और कोई इनिशिएटिव लें पाकिस्तान बिल्कुल वो के कोशिश साथ? तो करेंगे क्योंकि उनको कुछ तो चाहिए। अब वो जो उनकी, वन सेकंड, सॉरी सुनिए, पहले तो सबसे पहले आई डिफर विद समीर कि वो 5 साल दे रहे हैं मोदी साहब को, मैं इनको 3 महीने भी नहीं दे रहा। सर अमित शाह जो है ना, वो बैठा हुआ, वो खरीद लेगा, वो नहीं कर लेगा काम। कोई किसी को खरीदेगा नहीं। आप सबके पास पैसा है, सारी पार्ट इंडिया वाले भरे हुए हैं पैसे के साथ, कोई किसी को खरीदने वाला नहीं है इसमें। अमित शाह इज अ लूजर and he has proven time and again that he loses elections and he's a gunda, he's a convicted felon. ये अमित शाह का जो ऑरा, चाणक्य का ऑरा है, ये बिल्कुल इस इलेक्शन ने पूरा उड़ा के रख दिया है। बट ये गुजराती भाई जो हैं, मोदी और अमित शाह और अंबानी और अडानी, ये 4 लोग जो इंडिया को चला रहे हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रिगार्डिंग पाकिस्तान, द बेस्ट थिंग विल हैपन विद पाकिस्तान, बिकॉज इन्होंने बहुत, जिसे इंग्लिश में वर्ड होता है चर्लिश मीन्स वेरी पेटी बिहेवियर विद पाकिस्तान। इन्होंने ट्रेड पाकिस्तान के साथ 1 साल पहले खोल देनी थी, 1-1.5-2 साल पहले खोल देनी थी। इन्होंने पाकिस्तान को तरसाया है फॉर ट्रेड एंड ऑल लाउजी रीजंस। देयर इज नो रियल रीजन व्हाई इंडिया एंड पाकिस्तान शुड नॉट इंडल्ज इन ट्रेड। They were indulging in trade before 370 was moved. अब क्या हो गया? 2 साल 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। अच्छा सुनील जी, तो बीजेपी के सपोर्टर ये कहेंगे कि भाई ट्रेड हमने बंद नहीं की, ये तो इमरान खान ने बंद की थी। नहीं, वो हिस्ट्री हो गई, किसने बंद की किसने नहीं बंद की। इमरान खान ने बंद की बिकॉज ऑफ 370। फिर आपके मिनिस्टर ने अभी कहा है, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इशाक डार, कि वो तो ट्रेड बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ इशाक डार साहब, कि वो ट्रेड बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ हाई ड्यूटीज। अब जो कुछ भी कहानी है, इंडिया शुड प्ले इन इट्स नेबरहुड a good fair game with all its neighbors, and it should not try to go to Afghanistan and create trouble for Pakistan in Pakistan. It should do fair trade with Pakistan, and ये मोदी साहब कर नहीं पाएंगे। ये जब इंडिया की सरकार आएगी, ये लोग करेंगे। इंडिया की सरकार जब आएगी, ये 3-4 महीने आप रुक जाइए, इंडिया की सरकार आने वाली है, and then they will implement all these things properly, because उन्होंने नफ्स पकड़ ली है, इलेक्टोरेट की उन्होंने नफ्स पकड़ ली है कि जब 70 करोड़ इलेक्टोरेट बेरोजगार है, 70 करोड़ is half the population of India, and there has been no counter from BJP or Prime Minister or anybody कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी या खारगे साहब ये कुछ गलत कह रहे हैं। जब 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, मंदिर का मुद्दा उठा दिया। तो आई एम कॉन्फिडेंट इन द नेक्स्ट 6 months a new government will come
and will deal with Pakistan freely and fairly. And stop Thank this you. nonsense कि हमें ये हाफिज सईद दो, हमें ये दो, असगर दो, फसगर दो, ये दो, वो दो. तुमने ट्रेड करनी है, तुम्हारे भी पैसे बनेंगे, उनके भी पैसे बनेंगे. नहीं करनी तो तुम यूएस और कनाडा से लड़ते रहो. जिन लोगों को तुम मरवाना चाह रहे हो, तुम लड़ते रहो उनके साथ, बड़े बड़े नेशंस के साथ. बड़े बड़े नेशंस के साथ भी तुम लड़ रहे हो, छोटे नेशंस लाइक पाकिस्तान के साथ भी तुम लड़ रहे हो. और तुम जयशंकर अपने आप को पीठ थपा रहे हैं कि हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी. सारी दुनिया से तुम लड़ रहे हो, सारी दुनिया से तुम लड़ रहे हो, और तुम कह रहे हो कि हमारी बड़ी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है. तो प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सेटअप जो आ रहा है, इट विल फॉल ऑन इट्स ओन, एंड देन द न्यू सेटअप विल कम and they will work more efficiently because they are hungry for power. They have been out of power for 10 years. वो मेहनत करके इस देश को किसी रास्ते पर चलाएंगे. जैसे समीर साहब ने कहा, जैसे मनमोहन सिंह ने इस देश को 10% ग्रोथ रेट ओवर 10 years, 10% ग्रोथ रेट ऑन एवरेज एवरी ईयर उन्होंने करके दिखाई. तो हमें कोalition गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बट एनडीए की कोalition गवर्नमेंट नहीं अच्छी है. जी सुनील जी, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट बने वो इंडिया के लिए अच्छी हो, रीजन के लिए अच्छी हो, और इस रीजन को जो है वो खुशहाली नसीब हो, अमन नसीब हो. सो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. आदाब सर.